So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम की जो तैयारी है वो एकदम जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है ना? अब देखिएगा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक प्रैक्टिकल केस स्टडी सिनेरियो जो अभी अभी रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ है, जिसने अभी कहीं ना कहीं सीए फ्रेटर्निटी को हिला दिया है. सो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पार्टिकुलर केस, एंड साथ ही साथ मैं उसको कोरिलेट करने वाला हूं आपके ऑडिट के प्रोविजंस के साथ, आपके लॉ के प्रोविजंस के साथ, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले. तो आपका जिनका एग्जाम भी है ना अभी, आप भी इस केस स्टडी को रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको एक रियल लाइफ क्लैरिटी मिलेगा हाउ द प्रोफेशनल एथिक्स इज वर्किंग, हाउ द कंपनी ऑडिट प्रोविजंस आर वर्किंग, ठीक है ना? और जिनका एग्जाम्स आगे है आपने तो देखना ही देखना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू एन इंसाइट अबाउट द वर्किंग ऑफ नफरा. इट इज गोइंग टू गिव यू एन इंसाइट अबाउट द इरेगुलरिटीज हैपनिंग इनसाइड द सीए फर्म्स, and it is going to give you insight regarding whatever is happening in the corporate world. ठीक है? तो ये जो पार्टिकुलर केस स्टडी सिनेरियो है, इसके अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व है, दिस इज रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड. तो अगेन एक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर्स लिस्टेड है. तो क्योंकि ये जो पार्टिकुलर कंपनी है लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके शेयर्स लिस्टेड हैं, तो इनके ऊपर सेबी गाइडलाइंस भी लगती हैं और नफरा का भी इनके ऊपर बोलबाला है. बिकॉज नफरा, अगेन आप देखोगे सेक्शन 132, तो सेक्शन 132 के अंदर जो रूल 3 आता है उसके अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनको नफरा रेगुलेट करती है. तो वहां पे लिस्टेड कंपनीज का नाम सबसे पहले आता है कि लिस्टेड कंपनीज को नफरा रेगुलेट करती है. उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के कंप्लायंसेस, इन सबको नफरा रेगुलेट करती है. उनके ऑडिटर्स के फंक्शनिंग को नफरा रेगुलेट करती है. उनके ऑडिटर्स को नफरा को रेगुलर बेसिस में रिपोर्ट करना होता है. तो यहां से अपने को समझ में आता है कि यार इस पार्टिकुलर कंपनी में नफरा का बोलबाला रहने वाला है. अब देखिएगा सर, इस पार्टिकुलर केस में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के केस में क्या हुआ. सबसे पहले इन्होंने ना 2018-19 की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले इन्होंने स्टैट ऑडिटर्स अपॉइंट किया था प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर्स को. सो पीडब्ल्यू, वन ऑफ द बिग 4 सीए फर्म्स, दे अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19. अब आपको पता है सर आज के टाइम पे नफरा कितना स्ट्रिक्ट है. पहले ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि पीडब्ल्यू के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं फॉर इरेगुलरिटीज, एंड पीडब्ल्यू के ऊपर भी पीडब्ल्यू को बैन किया गया है फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, फॉर द इरेगुलरिटीज. सो अब ऐसा हो गया कि भाई जो बिग 4 है ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. नॉर्मली दे डोंट टॉलरेट नॉनसेंस. सो अब क्या हुआ, 3 जून 2019 में प्राइस वाटर हाउस ने एमसीए को रिपोर्टिंग करी अंडर 143 सबसेक्शन 12 रिगार्डिंग द सस्पेक्टेड फ्रॉड्स रिगार्डिंग लोन्स ऑफ 7900 करोड़ रिगार्डिंग लोन्स. तो 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में मैं आपको बताता हूं कि अगर ऑडिटर को एक्चुअल या सस्पेक्टेड फ्रॉड मिलता है इंडिविजुअली इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 1 CR और अबव, ही हैज टू रिपोर्ट टू द एमसीए विद इन 60 डेज इन फॉर्म 884. तो प्राइस वाटर हाउस ने सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, मतलब एक्चुअल फ्रॉड तो नहीं, बट इनको शक है कि लोन्स के रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ घपलेबाजी करी है, 7900 करोड़ का कुछ फ्रॉड्स वगैरह है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एमसीए को रिपोर्ट करा है एज पर 143 सबसेक्शन 12. एंड रिपोर्ट करने के बाद 11 जून 2019 को यानी ठीक 8 दिन बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया विदाउट इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो. तो क्या ये पार्टिकुलर सीए फर्म अपना रेजिग्नेशन दे सकती थी? जी हां, दे सकती थी. सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 कि सीए फर्म चाहे तो रिजाइन करके जा सकती है, खाली रेजिग्नेशन का इंटीमेशन देना होता है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, और कंपनी को फर्दर इंटीमेशन देना होता है आरओसी को. तो आफ्टर कंप्लाइंग विद दोस प्रोविजन, सीए फर्म ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया. प्राइस वाटर हाउस ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया. अब अपन ऑडिट में ऐसा डिस्कस करते हैं कि अगर रेजिग्नेशन अराइज होती है तो रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है ऑफिस में, और कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करना होता है, जिसके प्रोविजन अपन डिस्कस करते हैं 139 सबसेक्शन 8 के अंदर. तो अब 29 जून 2019 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, मेजर्स धीरज एंड धीरज को अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, एंड दे फुलफिल्ड द कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8. ओके सर, यहां तक बात समझ में आती है. अब सबसे पहले तो मेजर्स धीरज ने जब ऑडिट एक्सेप्ट किया ना, तो ऑडिट के एक्सेप्टेंस में भी गड़बड़ था, ऑडिट के एक्सेप्टेंस में भी दिक्कत था. नफरा ने अपने ऑर्डर में बताया है कि अगेन व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट आल्सो दे डिड नॉट कंप्लाइड विद द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स. तो ठीक है यार, ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त भी उन लोगों ने शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन वगैरह नहीं करा होगा, एंड कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रही होंगी. आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर अबाउट द इरेगुलरिटीज दैट वाज डन व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट, बट नफरा ने अपने ऑडिट में बताया है, रिपोर्ट में बताया है कि ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त भी कुछ इरेगुलरिटीज थी. चलो ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट. अब आगे क्या हुआ, नफरा ने ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन बिकॉज नफरा को शक हुआ कि यार
ये जो कंपनी है ना यहाँ पे इरेगुलरिटीज है, और सीए फर्म क्या कर रही है, ढंग से काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो क्या इस चीज में नफरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है क्या, कि सीए फर्म ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, सीए फर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो सेक्शन 132 नफरा को पावर देता है कि नफरा हैज द पावर टू ओवरसी कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ऑडिटर्स का वो अच्छे से है कि नहीं है, और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वगैरह कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी पावर को यूज करते हुए नफरा ने क्या कर दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया अगेंस्ट द सीए फर्म्स। ठीक है, और नफरा को बकायदा सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। सेक्शन 132 में आप देखोगे नफरा को बकायदा सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। सो अकॉर्डिंगली नफरा हैज द पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो नफरा ने सेक्शन 132 सबसेक्शन पावर को यूज करते हुए शो कॉज नोटिस दिया धीरज एंड धीरज को कि आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों ना ऑर्डर की जाए, और फिर नफरा ने बकायदा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया। और जब नफरा ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है, जो नफरा को ऑर्डर आया, उसमें नफरा ने क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करी। नफरा ने पॉइंट आउट करा, नंबर 1 बोला, ऑडिटर साहब आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग इग्नोर किया है। तो फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग आप कहां पढ़ते हो, ऐसे 200 में पढ़ते हो। मैं आपको सिखाता हूं बहुत प्यार से, OIPCC फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, याद है ना। तो आप लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग इग्नोर किया है। ओके, उसके बाद नफरा ने कंक्लूड किया आप लोगों ने प्रीवियस ऑडिटर के वर्क को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं किया है, आप लोगों ने प्रीवियस ऑडिटर के वर्क को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं किया है। उसके बाद नफरा ने कंक्लूड किया कि क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स बकायदा फॉलो नहीं हुई है। तो एसक्यूसी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल के कुछ रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंडक्ट होना चाहिए। तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को भी अच्छे से फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद नफरा के ऑर्डर में निकल के आता है द सीए फर्म फेल टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो उन्होंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं करा, अलर्टनेस के साथ काम नहीं करा, ठीक है ना, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं करा। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को याद करो, पार्टिकुलरली सीए फर्म ने क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल को वायलेट किया है। दे फेल टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसके बाद आप ऑर्डर की कॉपी देखोगे ना तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताया है। मैं आपको मोटा मोटी रूप में रेफरेंसेस दे रहा हूं। अब ऑर्डर की कॉपी में स्टैंडर्ड का रेफरेंसेस नहीं है, फैक्ट्स हैं। मैं स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस के साथ क्या कर रहा हूं, आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। नफरा ने अपने ऑर्डर में बोला कि सीए साहब ने क्या नहीं करा, सीए फर्म ने क्या नहीं करा, ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करी, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बढ़िया से परफॉर्म नहीं करा। ऑर्डर की कॉपी में आपको मिलेगा फेल टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड। उसके बाद 330 के हिसाब से जब रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो जो रिस्पॉन्स लेना चाहिए वो रिस्पॉन्सेज एडिक्वेटली डिजाइन नहीं करें। उसके बाद गोइंग कंसर्न एजम्पशन को बराबर से इवैल्यूएट नहीं करा एज पर ऐसे 570, एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को बढ़िया से इवैल्यूएट नहीं करा ऐसे 500। और जो सबसे बड़ा इरेगुलरिटी पॉइंट आउट किया गया, साहब आपने गलत रिपोर्ट इशू किया है, यू हैव इशूड ए रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट, राइट। ऐसे 705 में आपको याद होगा कि अगर सीए फर्म रिपोर्ट को मॉडिफाई करती है तो वहां 3 कैटेगरीज थे रिपोर्टिंग के, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ठीक है ना, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। अगर लगता है कि सीए फर्म को प्रॉपर एविडेंसेस मिले हैं एंड दे आर एबल टू कंक्लूड दैट जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उनका इफेक्ट वो मटेरियल तो है बट उनका इफेक्ट परवेसिव नहीं है, इन दैट सिचुएशन सीए फर्म क्वालिफाइड रिपोर्टिंग देती है। या फिर अगर प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले बट सीए फर्म को लगता है कि जो पोटेंशियल इंपैक्ट होने वाला है वो मटेरियल होने वाला है, परवेसिव नहीं होने वाला है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, तो अगेन वहां पे वो क्वालिफाइड ओपिनियन देती है, डिस्क्लेमर नहीं देती है। और दूसरा, और जो एडवर्स रिपोर्टिंग सिनेरियोज होते हैं वो होता है एडवर्स डिस्क्लेमर, कि आपको लगता है यार कि आपको एविडेंसेस मिला है और आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव है, तो आप एडवर्स रिपोर्टिंग दोगे। और आपको एविडेंसेस नहीं मिले हैं, आपको लगता है कि पोटेंशियल इंपैक्ट इज सच दैट इट इज गोइंग टू बी मटेरियल एंड परवेसिव, आप डिस्क्लेमर दोगे। अब यहां पे क्या किया, यहां पे धीरज ने इश्यू कर दिया क्वालिफाइड ओपिनियन, जबकि वो क्वालिफाइड ओपिनियन गलत था। अब यहां पे अगर धीरज ने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग काम किया होता तो उन्होंने दिया होता क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। तो इसका मतलब यहां पे जो सीए फर्म है टेक्निकली क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के हिसाब से भी गिल्टी है, दैट इज नॉट कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है ना। अब जाके नफरा ने इंपोज करा पेनल्टी बिकॉज ऑफ ऑल द इरेगुलरिटीज। तो क्वेश्चन ये है कि क्या नफरा पेनल्टी इंपोज कर सकता है क्या सीए फर्म्स के ऊपर? यस, सेक्शन 132 के ऊपर, सेक्शन 132 में अपन स्टडी करते हैं कि नफरा के पास पावर है पेनल्टीज इंपोज करने का सीए फर्म्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि सीएस हैं। अगर इरेगुलरिटीज हुई है कंडक्टिंग द ऑडिट तो सीए फर्म्स के ऊपर नफरा के पास पावर है कि मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड।
अगर एक इंडिविजुअल सीए होता है तो मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड, इतना पेनल्टी नफर इंपोज कर सकता है, ठीक है ना। और उनको डिबेयर भी कर सकता है फ्रॉम कंडक्टिंग फ्यूचर ऑडिट्स, सेट ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी वैल्यूएशंस, मिनिमम 6 months के लिए, मैक्सिमम 10 years के लिए. So that is the power Nafra has. The power Nafra does not have is Nafra cannot seize your degree, Nafra cannot take your degree. That power only the ICAI has. तो इन सारे पास को यूज करते हुए नफरा ने लगाया पेनल्टी। और पेनल्टी कितनी लगाई सर? सबसे पहले मॉनिटरी पेनल्टी लगाई। मॉनिटरी पेनल्टी 50 लाख तो लगाया सीए फर्म के ऊपर। कितना लगाया सर? सीए फर्म के ऊपर मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस तक है, तो अकॉर्डिंगली 50 लाख का मॉनिटरी पेनल्टी लगाया फर्म के ऊपर। साथ ही साथ सीए पीयूष पाटनी जो कि एंगेजमेंट पार्टनर थे, उनके ऊपर फाइन लगाया 10 लाख का। और सीए पवन कुमार जो कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर थे, द रिक्वायरमेंट्स टू अपॉइंट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया 10 लाख का। और इतना ही नहीं, नफरा ने इनको डिबेयर किया फ्रॉम कंडक्टिंग फ्यूचर ऑडिट्स इन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। एंगेजमेंट पार्टनर को डिबेयर किया गया फ्रॉम 5 years और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर साहब को डिबेयर किया गया फ्रॉम 3 years। तो दिस इज द पेनल्टी नफरा हैज इंपोज्ड, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इरेगुलरिटीज हो रही हैं। अब ये जो पार्टिकुलर कंपनी है, इसके ऊपर लोन्स के ऊपर इरेगुलरिटीज का आरोप था, शिफ्टिंग ऑफ फंड्स वगैरह का आरोप था, और ऑडिटर चाहे तो अच्छे से काम करके, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करके इन सारी चीजों में रोक लगा सकते थे। बट कहीं ना कहीं इन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाया, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं करा, एंड अकॉर्डिंगली इसी का नतीजा है कि नफरा ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करके इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं, ठीक है। अब अपन कंक्लूड नहीं कर रहे यार कितना सही है कितना गलत है सब कुछ, राइट। अपन ये चीज कंक्लूड नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली जो हुआ है उस बेसिस में अपन केस स्टडी सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताना, जो चीज ऑर्डर में नहीं है, इस सीए फर्म के पास कोई पावर है क्या टू फाइल एन अपील अगेंस्ट नफरा ऑर्डर? तो यहां पे सेक्शन 132 में आप फर्दर डिस्कस करते हो, फर्दर पढ़ते हो कि भाई अगर सीए फर्म एग्रीव्ड है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नफरा तो वो क्या कर सकती हैं? वो अपील फाइल कर सकती हैं टू द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नॉट एनसीएलटी, एनसीएलटी, क्योंकि नफरा को ऑलमोस्ट एनसीएलटी का ही दर्जा दिया गया है, सेम फुटिंग में रखा गया है। तो अगर इनको लगता है ये लोग एग्रीव्ड है, इनके साथ गलत हुआ है, गलत ऑर्डर पास हुआ है, तो दे में फाइल एन अपील, वो आगे की बातें हैं। और किसको अपील फाइल की जा सकती है? एनसीएलटी के पास अपील जा सकती है, राइट। सो दिस इज रिसेंटली कंक्लूडेड नफरा इन्वेस्टिगेशन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को, और एक सीख भी मिलती है कि यार आप लोग जब सीए बन जाओगे आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करके, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करके, आईसीआई के सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके, कोड ऑफ एथिक्स की बातें फॉलो करके आपने काम करना है। एंड दैट इज द एडवाइस एंड मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल। एंड आई बिलीव कि इस केस स्टडी से आपके काफी फंडामेंटल्स क्लियर भी हुए होंगे, हाउ द नॉलेज यू आर गैदरिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल कैरियर, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यस, जस्ट मेक श्योर कि भाई आपके एग्जाम्स जब भी है ना, आपने डरना नहीं है, आपने हार नहीं माननी है, आपने क्या करना, अपना 200% देना है। रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कर्म करना आपका काम है, फल देना उसका काम है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।